हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बोरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है तो बेसिकली आप जैसा मेरे पीछे देख पाएंगे कि यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा जो है वो एयर स्ट्राइक करी गई है। किसके अगेंस्ट करी है? तो एयर स्ट्राइक बेसिकली करी गई है हूती विद्रोहियों के अगेंस्ट, हूती रिबेल्स के अगेंस्ट। और ये जो हूती रिबेल्स हैं ये बेसिकली बिलोंग करते हैं यमन से, और यमन के ये जो विद्रोही ग्रुप है ये बेसिकली लास्ट बीते कुछ समय से जो है वो रेड सी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था। आप पाएंगे कि बीते कुछ समय से ये जो ग्रुप है ये काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका था रेड सी के आसपास, लाल सागर के आसपास। आप मेरे पीछे देख पाएंगे जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, जैसे यूएसए में मीडिया ग्रुप हो जहां पर ये न्यूज आई कि जो रिबेल्स हैं उसके अगेंस्ट यूएसए ने स्ट्राइक करा है, या फिर अगर हम देखें तो ब्रिटेन की न्यूज हो जहां पर गार्जियन से लेके बीबीसी तक इसने सभी ने जो है वो इस न्यूज को कवर करा कि यूएसए और ब्रिटेन ने मिलकर जो है वो एयर स्ट्राइक करी है हूती रिबेल्स के अगेंस्ट। अब आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि बेसिकली ये क्या है हूती रिबेल्स और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किस तरीके से ये वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड ट्रेड को और किस तरीके से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इफेक्टिव होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए कहानी कहां से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है हमास नामक एक ग्रुप से। ये जो हमास है इसने अटैक करा पहले इजराइल के ऊपर, और उसके अगेंस्ट, उसके रिटेलिएशन में जो इजराइल है उन्होंने पहले एयर स्ट्राइक करी और इसके बाद जो है वो सी एरिया से ब्लॉक करा और इसके पश्चात जो है लैंड एरिया से फिर जो है इन्वेजन स्टार्ट हुआ। अब यहां पर आप देख पाएंगे कि ये जो ग्रुप है यानी कि जो हमास ग्रुप है ये ग्रुप एक्टिव है इस एरिया में जिसे हम कहते हैं इजराइल का गाजा वाला एरिया। अब ये जो हमास है ये सपोर्टेड है बाय ईरान। आप यहां देख पाएंगे जो ईरान का पॉलिटिकल स्टेटस है ये बेसिकली ऑफिशियली तो नहीं बट अनऑफिशियली, और यू कैन से कि प्रैक्टिकलिटी में ये सपोर्ट करता है कुछ टेरर ग्रुप्स को, जिसमें से एक जो है वो हमास है। इसी तरीके से दो अदर ग्रुप भी आपको दिखाई देंगे जिसमें से एक है बेसिकली हिजबुल्ला और एक है बेसिकली हमास के अलावा हूती विद्रोही। अब जो हूती रिबेल्स है, हमास है और हिजबुल्ला है, ये सभी आइडियोलॉजिकली और प्रैक्टिकलिटी में सपोर्टेड हैं बाय ईरान। अब ईरान का इस तरीके से सपोर्ट करना ये क्यों है? तो इसका रीजन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट से देखें या फिर इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट से देखें या इस एरिया की जियोपॉलिटिक्स से देखें, बट इन ऑल टोटल आप कह सकते हैं कि जो ईरान है ये सपोर्ट करता है बेसिकली टेरर ग्रुप्स को। अब यहां आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि ये जो रेड सी वाला एरिया है, हुआ क्या है तो इजराइल के अंदर जब हमास ने अटैक करा और यहां इजराइल और हमास की वॉर स्टार्ट हुई, इस वॉर के सपोर्ट में, जो हमास के सपोर्ट में बेसिकली जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने ये रेड सी वाला जो एरिया है जो आप इस स्थान पर देखेंगे, इस पर जो है वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो सारे शिप जो बेसिकली जा रहे थे यूरोप के साइड या यूरोप से आ रहे थे हिंद महासागर की ओर, चाहे वो अरब सागर कह लीजिए, बंगाल की खाड़ी कह लीजिए या इंडियन सब कॉन्टिनेंट या चाइना कह लीजिए, उन शिप्स के ऊपर जो है वो अटैक करना स्टार्ट करा। अब ये जो अटैक करना है इससे धीरे धीरे करके वर्ल्ड का जो ट्रेड है ये काफी कुछ जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ। अभी से कुछ समय पहले ही हमने भी ये न्यूज कवर कर रखी थी कि बेसिकली हूती विद्रोहियों ने वो शिप जो आ रहा था भारत, ओन कर रहा था जापान और चला रहे थे उसे जो है वो एक क्रू जिसमें इंडियंस भी थे और कुछ फॉरेनर्स भी थे, इस पूरे शिप को जो है हाईजैक कर लिया था। अभी से कुछ समय पहले की एक और न्यूज होगी जहां आपने सुना होगा कि हूती विद्रोही और यहाँ के जो रेड सी के आसपास के जो पायरेट्स हैं, जो पायरेसी करते हैं, उन्होंने कई शिप्स को जो है कैप्चर करने का प्रयास करा। उसमें से एक कैप्चरिंग के अटेम्प्ट को जो है वो इंडियन नेवल कमांड ने भी जो है वो डिस्ट्रॉय करा, उससे फेल करा, उससे जो है सक्सेसफुली डील करा। ये भी इस स्थान पर जो है बीते कुछ समय में होने वाली कुछ घटनाएं थी। अब हो क्या रहा है तो इजराइल और बेसिकली जो हमास है इसका वॉर कंटिन्यू है और इसे सपोर्ट कर रहे हैं हिजबुल्ला और यहाँ का एक और आतंकवादी ग्रुप, एक और टेरर ग्रुप बेसिकली जिसे हम अभी हूती विद्रोही के नाम से जानते हैं। अब ये जो कंडीशन रेड सी में क्रिएट हो रही है इसे समझिएगा कि ये जो वर्ल्ड मैप है, ये जो एरिया है, ये मिडिल ईस्ट है, ये बेसिकली एक चोक पॉइंट है वर्ल्ड के ट्रेड का। कोई भी शिप अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो 8 ट्रिलियन का अगर ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड में तो उसमें से नियर अबाउट 1 to 2 ट्रिलियन
डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली होता इसी एरिया से है, वो शिप पास इसी एरिया से होते हैं। फाइन। साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी इकोनॉमीज हो, बड़ा मार्केट हो, चाइना हो, इंडिया हो, वहां तक आने का रास्ता इसी रेड सी से होकर जाता है। यहीं पर आपको जो है इजिप्ट में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे स्वेज का एरिया कहते हैं, सनाई का पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। यहीं पर बनाई गई है स्वेज कैनाल, और इस एरिया पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए हुती विद्रोही बहुत समय से जो है शिप्स को हाईजैक कर रहे थे। इसके रिटेलिएशन में बेसिकली यूएसए के द्वारा जो है वो और ब्रिटेन के द्वारा जो है कंबाइंड एक एयर स्ट्राइक करी गई हुती रिबेल्स के अगेंस्ट। अब ये जो हुती रिबेल्स हैं, याद रखिए कि ये जो ग्रुप है ये बेसिकली येमेन के अंदर जो गवर्नमेंट है उसे हटाकर अपना जो आप कह सकते हैं सेटलमेंट है उसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां जानने योग्य इंफॉर्मेशन एक और है कि जो येमेन की गवर्नमेंट है ये डायरेक्टली सपोर्टेड है बाय सऊदी अरेबिया, और कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट भी है यूएसए का। सेकेंडली जो रिबेल्स हैं ये सपोर्टेड हैं ईरान के द्वारा, और यहां पर इन्होंने येमेन की जो कैपिटल है उसको भी कैप्चर कर रखा है। आपने सुना होगा येमेन की कैपिटल येमेन की गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं होती, इन्हीं हुती विद्रोहियों के द्वारा कंट्रोल होती है। और बहुत शॉकिंग चीज है कि यहां पर इनके पास जो वेपन है, याद रखिए एडवांस वेपन है, और इवन हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो है ये शिप्स को कैप्चर कर चुके हैं। जैसा हमने इनके वीडियोस में भी पहले जो ट्विटर पे काफी वायरल हुए थे उनमें देखा था कि इन विद्रोहियों के द्वारा किस प्रकार से शिप को कैप्चर करा जाता है, और दुस्साहस ये है कि उसका वीडियो बनाकर उसे जो है वायरल भी करा जाता है लोगों के सामने प्रेशर क्रिएट करने के लिए। अब यहां पर जो एरिया पर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, इसके रिटेलिएशन में यूएसए के द्वारा जो है ये एयर स्ट्राइक करी गई। अब इस एयर स्ट्राइक का भारत के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से जो है वो महत्व है, इसे हम समझने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इस स्थान को ध्यान से देखें तो यहां पर आ जाता है कहीं इंडिया, और आप कह सकते हैं चाइना वाला एरिया। इसी तरीके से शिप्स ने जब इस एरिया में जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, तो उस कंडीशन पे जो शिप्स थे उन्होंने दूसरा मार्ग जो है वो फॉलो करा, और नीचे से होकर यानी कि अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप्स जहां से कभी वास्को डी गामा आया था, यानी कि एक एंशिएंट पाथ को जो है वो फॉलो करा, और नीचे से होते हुए शिप जो है वो आना स्टार्ट कर गए। अब इससे जो ट्रेवल का कॉस्ट है और इससे जो ट्रेड का कॉस्ट है ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा, और वर्ल्ड की इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज लीडेड बाय यूएसए और यूरोपियन नेशंस। अब अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इफेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है वो सब्सटेंशिएट करने के लिए जो पावर्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली सबसे पहले इफेक्ट दिखने वाला है वो जो है अपना रिटेलिएशन दिखाएंगे, और वही कुछ रिटेलिएशन जो है यहां यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा कलेक्टिव एयर स्ट्राइक के थ्रू देखा गया। अब समझने की एक बात है कि ये जो एयर स्ट्राइक है या ये जो स्थिति क्रिएट हुई है इस मिडिल ईस्ट वाले पोर्शन में, ये हमारे लिए अर्थात इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो अगर मैं आपको समझाऊं तो याद रखिए भारत के संबंध जो है वो ईरान के साथ भी बहुत बेहतर रहे हैं, चाहे वो चाबहार पोर्ट को लेकर हो या फिर हमारी मिडिल ईस्ट को पॉलिसी को लेकर हो। साथ ही ये जो एरिया है ये एरिया भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी से कुछ समय पहले जो गुजरात समिट हुई थी वर्ल्ड ऑफ गुजरात के नाम से, यहां पर यूएई के लीडर्स का आना हो, हमारा एक बहुत वार्म हार्टेड वेलकम हो, या हमारे जो रिलेशन हो मिडिल ईस्ट के साथ, वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है वो इफेक्ट होंगे। और यहां पर भारत को शुरुआती दौर में जिस प्रकार से हम तटस्थता की नीति अपनाते हैं, यानी कि हम बहुत जल्दी ही मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में अपने जो व्यूज हैं वो देने से रोकते हैं अपने आप को। इसका रीजन है इस एरिया के लिए कहा जाता है ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, विवादों के भी विवाद का एरिया है, चाहे इस्लामिक नॉन इस्लामिक जो है हो, या सिया सुन्नी हो, या फिर अमेरिका और यूएसएसआर का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो। ये एक बैटलफील्ड की तरह रहा है बीते कुछ दशकों में, इसलिए भारत जो है इससे थोड़ी तटस्थता बनाकर रखता है। अब चूंकि शिप्स ने दूसरा पाथ फॉलो किया था, इस कारण ट्रेड और इकोनॉमी पे इफेक्ट आया, और उसी का जवाब जो है वो ब्रिटेन और यूएसए ने अपनी मैसिव एयर स्ट्राइक से दिया है। अब देखना होगा ये कि न्यूज में आपने पढ़ा होगा जो हुती रिबेल्स हैं उन्होंने जो है स्ट्रिक्टली इस बात को अपोज करा है, स्ट्रिक्टली इस बात को जो है वो पास करा है लोगों में कि आने वाले समय में ब्रिटेन और यूएसए को जो है वो इसके लिए परिणाम भुगतने होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये कहां तक इफेक्टिव रहता है, बिकॉज एक लोकल टेरर ग्रुप का एक वर्ल्ड सुपर पावर्स को चैलेंज करना वैसे तो ये सतही तौर पर देखें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखता, पर जैसा तालिबान और ऐसे बड़े टेरर ग्रुप्स का जो अटैक हुए
उनके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से बेसलेस भी नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है इसके साइड से जो है, मतलब इस एयर स्ट्राइक के अगेंस्ट में जो है वो ईरान के साइड से कोई स्ट्राइक करी जाए, ईरान के साइड से कोई रिटेलिएशन आए, और अगर ये रिटेलिएशन आता है तो आने वाले समय में ये एक बड़ा, एक मैसिव डिजास्टर वर्ल्ड सरफेस पर लेकर आएगा। बिकॉज एक वॉर पहले से कंटिन्यू है जो इजराइल और हमास के लिए है, हमास के मध्य है। इसके पहले यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और कहीं ये तीसरी वॉर जो है वो कंडीशंस को और भी ज्यादा एक्सेलरेट ना कर दे, ये देखने वाली चीज होगी। याद रखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसा आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो एरिया है ये कहलाता है अरब का प्रायद्वीप, अर्थात पेनिनसुला ऑफ अरब या अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ आपको इस साइड यमन दिखाई देगा, ऊपर की दिशा में ओमान दिखाई देगा। यहाँ पर बाब एल मंडेब की जो है वो जलसंधि है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ बाब एंड मंडेब है। ये कनेक्ट करता है रेड सी को विद अदान की खाड़ी या गल्फ ऑफ एडन। इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको गल्फ ऑफ ओमान दिखाई देगी, अर्थात ओमान की खाड़ी, जो कनेक्ट होती है ऊपर फारस की खाड़ी या द गल्फ के साथ बाय द हॉर्मुज जल संधि या हॉर्मुज स्ट्रेट। क्लियर। यहां आपको जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखेगा, जिसमें इथोपिया, सोमालिया, सूडान और इरिट्रिया, जिबूती जैसे देश दिखाई देंगे। ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इस डिस्कशन को एंड करें उसके पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूपीएससी के प्रीलिम्स 2 इंटरव्यू तक के लिए स्टडी आईक्यू जो है वो बैचेस लॉन्च कर चुका है। इन्हें हम P2I बैचेस के नाम से जानते हैं, अर्थात प्रीलिम्स 2 इंटरव्यू बैच। इन बैचेस में आपको वो सारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट को एग्जाम को क्लियर करने के लिए आवश्यक होती है शैल बी प्रोवाइडेड बाय स्टडी आईक्यू। इसमें जो है वो SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जो कि एक क्रैश कोर्स है, ये इंक्लूडेड है। जैसे ही आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आएगा, आपके प्री के पहले सारे ही टॉपिक्स को जो है वो कवर करा दिया जाएगा। वो एंश्योर्ड होंगे, आपके रॉक सॉलिड क्रिस्टल क्लियर प्रिपेयर्ड होंगे। साथ ही पूरी जर्नी में जो लगभग 1 से जो है वो 13 महीने की होती है, 12 से 13 महीने की होती है, इस जर्नी में आपको जो है पूरे समय जो करंट अफेयर प्रोग्राम है उसका फायदा मिलेगा। साथ ही अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर जो है वो अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर फर्दर सारी प्रिपरेशन कराएगा अप टू इंटरव्यू। अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं भी होता है तो डेली 3 आवर की जो क्लासेस आपकी चल रही हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। इसके साथ ही आपको जो है मेंटरशिप का फायदा मिलेगा, जहां एक डेडिकेटेडली आपको मेंटर अलॉट होगा जो आपको पूरी जर्नी में जो है वो असिस्टेंस देगा। इसके अलावा याद रखिए कि आपको इसमें टेस्ट सीरीज और सारे एसेंशियल जो नोट्स हैं क्रक्स के फॉर्म में शैल बी प्रोवाइडेड। इसके अलावा याद रखिए कि अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अर्थात 2024 आपका टारगेट है, तो आपके लिए स्पेसिफिकली क्रैश कोर्स के फॉर्म में सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। याद रखिए कि ये प्रोग्राम 24 के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी होगा। इसमें एक क्रैश कोर्स के तरीके से सारा सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा। दोनों ही कोर्सेज की कॉस्ट जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ध्यान रखिए ये कॉस्ट आपको केवल तभी मिलेगी जब आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे, जैसा यहाँ पर मेरा कोड मेंशन है AK लाइव। इन कोड्स का यूज करेंगे तभी आपको जो कॉस्ट दिखाई दे रही है ये आपको मिलेगी। यहाँ पर भी आपको 23,999 में ये जो है आप इसे अवेल कर पाएंगे, बट ओनली बाय यूजिंग द कोड ऑफ फैकल्टी दैट इज AK लाइव। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे बेहतर तरीके से सिंक इन कर पाए होंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।